नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था दहन क्या होता है, दहन के प्रकार, ईंधन का औष्मीय मान, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे हम पेट्रोलियम की। किसकी बात करेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, किसे कहते हैं पेट्रोलियम? पहले तो पेट्रोलियम का अर्थ समझेंगे। पेट्रोलियम का सुंदर सा सिंपल से एक लाइन की क्वेश्चन यदि बनाया जाए या आपको समझाया जाए तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। सिंपल से परिभाषा में यदि बात किया जाए तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्राकृतिक ईंधन। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जीवाश्म ईंधन, किसकी बात की थी? जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन का ही एक रूप आ गया अपने यहां पे, कौन सा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है दोस्तों। पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? पेट्रा प्लस ओलियम, अर्थात चट्टान का तेल। चट्टान का तेल। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक ईंधन। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किस प्रकार के ईंधन है। किस प्रकार के ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन है ये। पेट्रोलियम का अर्थ यदि मैं निकालना चाहूं तो हम आसानी से अर्थ भी निकाल सकते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद करके। पेट्रा प्लस ओलियम, और इनका अर्थ होता है दोस्तों चट्टान का तेल। क्या होता है? चट्टान का तेल। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है ऑयल यानी तेल। चट्टान का तेल। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दिया। जो आपको नोट करना है कि पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है। पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब तेल, यानी चट्टान का तेल। चट्टान का तेल। पेट्रोलियम एक आधारभूत प्राकृतिक एवं जीवाश्म ईंधन है। क्या है? पेट्रोलियम एक आधारभूत प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन माना जाता है। अपने सीधे कोई पूछ लिया जाए तो बता सकते हो कि पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है, और इसी को एक और बेसिकली परिभाषा दिया जाता है, आप आसानी से बता सकते हो कि पेट्रोलियम एक आधारभूत प्राकृतिक एवं जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम एक आधारभूत प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने से क्या पूछा जाता? पेट्रोलियम एक डैश है, खाली स्थान, एक आधारभूत प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम का अर्थ क्या होता है? पेट्रा प्लस ओलियम, संधि विच्छेद कर दिया और यहां पे लिख दिया। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब अर्थ तेल, यानी चट्टान का तेल। यदि अपने से पूछा जाए इनकी विशेषताएं क्या है, किस प्रकार दिखते हैं, तो पेट्रोलियम भूरे काले रंग का तेलीय द्रव होता है। क्या होता है? भूरे काले रंग का तेलीय द्रव होता है। पेट्रोलियम एक भूरे काले रंग का एक तेलीय द्रव होता है। एक तेलीय द्रव होता है दोस्तों, एक तेलीय द्रव होता है। किस रंग का? काले रंग का, भूरे काले रंग का। ठीक है। जिसमें एक
विशेष प्रकार का गंध होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार क्या होता है, गंध होता है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बनों एवं गंधक का मिश्रण होता है। कौन? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन, ठोस, द्रव, गैस, कई हाइड्रोकार्बन एवं गंधकों का मिश्रण होता है। क्या होता है? आपसे पूछा लिया जाएगा पेट्रोलियम में किनके किसके मिश्रण होते हैं, तो कई हाइड्रोकार्बन्स ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, एवं गंधकों का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? गंधकों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि अपने से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हो। पेट्रोलियम के बारे में बेसिक नॉलेज आप दे सकते हो, कॉन्सेप्ट उनको बता सकते हो, किस प्रकार के पेट्रोलियम को हम समझ सकते हैं। चलिए, इनके अलावा हम इसे जानने की कोशिश करें कि नए नए नाम से हम किस तरह से जानते हैं। हम पेट्रोलियम को किसी और नाम से भी जानते हैं। जी हां दोस्तों, तो पेट्रोलियम को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। इसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा और भी हम कुछ कह सकते हैं, किसी और नाम से भी बुलाते हैं। किसे? पेट्रोलियम को। हम पेट्रोलियम को काला द्रव सोना भी कहते हैं। काला द्रव सोना, इसे काला द्रव सोना भी कहा जाता है दोस्तों। क्या जाता? इसे काला द्रव का सोना भी कहा जाता है दोस्तों। किसे? पेट्रोलियम को। इसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रॉक ऑयल। इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है। रॉक ऑयल भी कहते हैं, चट्टान का तेल, इसे कच्चा तेल भी कहते हैं, इसे काला द्रव सोना भी कहते हैं। अब यदि हमें बात करें कि ये कहां से प्राप्त किया जाता है, तो आप आसानी से मैं बता दूं, यह गहरे भूरे काले रंग का जो होता है, रंग का गाढ़ापन एवं चिपचिपा द्रव है, जो भूपर्पट्टी में अत्यधिक गहराई में पाई जाती है। यदि अपने से पूछा जाए पेट्रोलियम कहां पाया जाता है, तो भूपर्पट्टी की अधिक गहराई में पाई जाती है। यह इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है और ये चिपचिपा द्रव होता है। कैसा होता है? चिपचिपा द्रव होता है पेट्रोलियम में। इसमें चिपचिपा यह चिपचिपा द्रव होता है। कौन? पेट्रोलियम। यह चिपचिपा द्रव होता है। यह भूपर्पट्टी के अत्यधिक गहराई में पाई जाती है। कौन दोस्तों? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम ही पाई जाएगी। भूपर्पट्टी मतलब धरती की बात कर रहे हैं, जमीन के अंदर अत्यधिक गहराई में पाई जाती है दोस्तों। रासायनिक रूप से पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों से निर्मित होते हैं, जो अपन ने डिस्कस कर लिया कि मिश्रण होता है। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो बता सकते हो कि रासायनिक रूप से पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों से निर्मित होते हैं।
जिसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं एवं सल्फर भी हो सकते हैं और कार्बनिक यौगिक भी उपस्थित हो सकते हैं दोस्तों। चलिए हम उसी की डिस्कस करेंगे अब एक एक पॉइंट करके। हाइड्रोकार्बन की बात कर ले, गंधक का मिश्रण होता है, लेकिन रासायनिक रूप से मिला क्या क्या होता है, यदि इनके और डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो मैं और भी बता दूं कि इनमें क्या क्या मिला होता है। इनमें मिलने के जो तरीके होते हैं वो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गए, और कुछ कार्बन युक्त अपने यौगिक भी मिले होते हैं, तो उसी की डिस्कस करते हैं। चलिए पेट्रोलियम, रासायनिक रूप से, किसकी बात करें, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम रासायनिक रूप से पेट्रोलियम कई या विभिन्न प्रकार के, ये भी लिख सकते हैं, पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों से निर्मित होते हैं। हाइड्रोकार्बन से निर्मित होते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक भी उपस्थित होते हैं। किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में विभिन्न प्रकार के अवयवों को, जैसे डीजल की बात कर ले, पेट्रोल की बात कर ले, प्राकृतिक गैस की बात कर ले, मिट्टी तेल केरोसिन तेल की बात कर ले, को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकार के अवयवों को, वो भले केरोसिन तेल हो, प्राकृतिक गैस हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, इन सब को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं सिर्फ पेट्रोलियम से। किस तरह से? वो विधि कौन सी है जिनसे हम विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम के अवयव को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं? वो विधि क्या कहलाता? प्रभाजी आसवन विधि कहलाता। दोस्तों क्या कहलाता? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम आसानी से पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकार के अवयवों को हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलिए तो उसी की डिस्कस करते हैं कि पेट्रोलियम के जो विभिन्न प्रकार के अवयवों को होते हैं उनको पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकार के अवयवों को, जैसे क्या क्या? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल एवं प्राकृतिक गैस,
प्राकृतिक गैस, इन सबको जैसे इन सबको हमें प्राप्त करना हो तो किस विधि से कर सकते हैं? अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि पूछ लिया जाए तो बता सकते हो कौन सी विधि है? प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि से हम आसानी से सभी को अलग अलग कर सकते हैं। पेट्रोल को अलग कर सकते हैं, डीजल को अलग कर सकते हैं, केरोसिन तेल को अलग कर सकते हैं और हम प्राकृतिक गैस को भी अलग कर सकते हैं। पेट्रोल पूर्ण रूप से ईंधन नहीं है। पेट्रोल पूर्ण रूप से क्या है? ईंधन नहीं है। अर्थात उत्पन्न ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, यदि अपने से कोई पूछ लिया जाता आप आसानी से बता सकते हो कि पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोल वह पूर्ण रूप से ईंधन नहीं है, उत्पन्न ऊष्मा पूर्णतः कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि इनमें कुछ अधात्विक ध्वनि भी उत्पन्न होती है। क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? अधात्विक ध्वनि भी उत्पन्न होती है। अर्थात इनमें कुछ अशुद्धि भी होते हैं। इंजन में उत्पन्न यही धात्विक ध्वनि अस्फोटन कहलाती है। दोस्तों, क्या कहलाती? अस्फोटन कहलाती है। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो बता सकते हो अपस्फोटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपस्फोटन, नॉकिंग जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉकिंग। यदि अपने से कोई पूछ ले दोस्तों तो आप आसानी से बता सकते हो कि ईंधन पूर्णतः पेट्रोल पूर्णतः ईंधन नहीं है। इसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो पाती है, बल्कि इनमें अधात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे ऊष्मा नष्ट हो जाता है। और ये जो अधात्विक ध्वनि जो उत्पन्न होती है, जो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम अपस्फोटन कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो किस प्रकार से, वो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। कि पेट्रोलियम किस प्रकार से पूर्ण ईंधन नहीं माना जाता है। पेट्रोल किसकी बात कर रहे हैं? पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ईंधन नहीं होता है, पूर्ण रूप से ईंधन नहीं होता है। अर्थात उत्पन्न ऊष्मा, अर्थात क्या कहेंगे अपन? उत्पन्न ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। धात्विक ध्वनि, इस धात्विक ध्वनि को
अपस्फोटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपस्फोटन कहते हैं। नॉकिंग भी इसको कह सकते हैं इसको दोस्तों। क्या कह सकते हैं? नॉकिंग। नॉकिंग भी कह सकते हैं। अब अपने से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि यदि पूर्ण रूप से ज्वलनशील नहीं है, पूर्ण रूप से ईंधन नहीं है, तो फिर यह अपस्फोटन क्या है? पूर्ण रूप से हम इसको ईंधन के रूप में किस प्रकार से प्रयोग लग सकते हैं, किस प्रकार से हम इस धात्विक ध्वनि को हम कम कर सकते हैं। अर्थात हम पेट्रोल को पूर्णतः ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, ना कि हम इनको नष्ट करना चाहते हैं। हमें जो ईंधन पेट्रोल प्राप्त हो रहा है, पेट्रोल पूर्ण रूप से ईंधन की तरह हम उष्मा में प्रयोग उष्मा उत्पन्न करके हम प्रयोग ले सकते हैं, ना कि ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाए। तो हमें इस अपस्फोटन को क्या करना होगा? कम करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा? कम करना होगा। अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में हम कुछ ऐसे यौगिक पदार्थ मिलाते हैं जिससे आसानी से ये कम हो सकता है। यदि अपने से पूछ लिया जाए कि इस अपस्फोटन को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो इस अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधनों में टेट्रा इथाइल लेड मिलाते हैं दोस्तों। क्या मिलाते हैं? टेट्रा इथाइल लेड, TEL शॉर्ट फॉर्म में यदि याद रखना हो तो टेट्रा इथाइल लेड। इसके अलावा हम बीटेक्स भी मिलाते हैं। खाज खुजली वाली की बात नहीं कर रहे अपन, जो खाज खुजली बीटेक्स लगाओ खुजली मिटा वो वाली नहीं। बीटेक्स, बीटेक्स का मतलब होता है बेंजीन टोइलिन जाइलिन का मिश्रण भी हम इसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका? बेंजीन टोइलिन जाइलिन का हम मिश्रण का भी हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे धात्विक ध्वनि, अपस्फोटन को किस तरह से कम किया जा सकता है दोस्तों। अपस्फोटन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में टेल मिलाया जाता है। टेल का मतलब होता है टेट्रा इथाइल। किसकी बात कर दी अपन? टेट्रा इथाइल लेड। तथा बीटेक्स की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीटेक्स की। बीटेक्स बेंजीन, टी का मतलब होता है टोइलिन। क्या होता दोस्तों? टोलिन भी कह सकते हैं, टोइलिन भी कह सकते हैं दोस्तों, दोनों ढंग से बोल सकते हैं। और एक्स का मतलब होता है जाइलिन। क्या होता है दोस्तों? जाइलिन। जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता दोस्तों। किसमें? पेट्रोल के अंदर। क्या कम करने के लिए? अपस्फोटन की क्रिया को कम करने की। यानी पूर्ण रूप से पेट्रोल को हम ईंधन के रूप में प्रयोग में लें तो इसके लिए हमें उसमें अपस्फोटन को कम करना पड़ेगा दोस्तों। और अपस्फोटन को कम करने के लिए हम इसमें दो प्रकार के यौगिक मिलाते हैं। वो यौगिक कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। टेट्रा इथाइल लेड जिसको हम टेल भी कहते हैं, तथा दूसरा होता है बीटेक्स। इन दोनों को मिश्रण को हम प्रयोग करते हैं जिससे हम पेट्रोल को अच्छी तरह से ईंधन के रूप में हम प्रयोग में ले सकते दोस्तों। अच्छा, आपको इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना कि कुछ ऐसे होती हैं जो कहा जाता है कि भाई कितनी मात्रा जो होती है पेट्रोल में जो पूर्ण रूप से ईंधन के रूप में कार्य करता है, तो हम उसे ऑक्टेन नाम देते हैं दोस्तों। क्या नाम देते हैं? ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या का प्रयोग ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए करते हैं कि ईंधन की गुणवत्ता इन सब मिलाने के बाद कितनी परफेक्ट हो चुकी, क्वालिटी कितनी अच्छी है ईंधन की,
उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टेन संख्या। क्या कहते हैं? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या का प्रयोग हम कहां करते हैं? ईंधनों की गुणवत्ता को व्यक्त करने में। ईंधनों की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार के हम उनकी क्वालिटी चेक करने की हम बात करें, जो व्यक्त करते हैं, उनके लिए हम ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। ऑक्टेन संख्या, जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उस पेट्रोल में अपस्फोटन उतना ही कम होता है दोस्तों। अर्थात जिनमें जो पेट्रोल पूर्ण रूप से ईंधन के रूप में कार्य में लेते हैं और उत्तम क्वालिटी की ईंधन प्रयुक्त होता है, उष्मा के रूप में कार्य कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टेन संख्या ज्यादा है। पूर्ण रूप से जलने वाले जो भी पेट्रोल होगा, जो पूर्णतः ईंधन के रूप में तब्दील हो जाता होगा, वो क्या कहलाएगा कि उनमें ऑक्टेन संख्या ज्यादा, यानी उच्च गुणवत्ता की पेट्रोल है। लेकिन उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ मिला गया, अशुद्धि मिला हुआ है, तो उनमें ऑक्टेन संख्या कम होगी और अपस्फोटन की ज्यादा होगी। अपस्फोटन मतलब कि धात्विक ध्वनि में वो हो सकता है उसमें कुछ मात्रा में पानी मिला भी हो, कचरा मिला हुआ हो, ठीक है ना, तो वो सब क्या कहलाता? अपस्फोटन कहलाता है। तो हम बात करें ऑक्टेन संख्या की। ऑक्टेन संख्या का प्रयोग या उपयोग भी कह सकते हैं दोस्तों। किसका? ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन। अब यदि पूछ लिया जाए तो बताना आपको आसानी से कि किसी ईंधन या किसी भी ईंधन में या जिस किसी ईंधन में ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, ऑक्टेन संख्या का मान जिस किसी भी ईंधन में अधिक होगा तो उसमें अपस्फोटन का मान कम होगा। क्या होगा? अपस्फोटन का मान कम होगा तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाएगा, तथा वह उत्तम ईंधन माना जाएगा, माना जाता है कि जिसमें अपस्फोटन कम हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमें अपस्फोटन तो कम हो गया, उत्तम ईंधन प्राप्त हो गया, लेकिन हमें और भी कम किया जा सकता है अपस्फोटन को उत्तम ईंधन के लिए। आप इसमें मान लिया जाए, अपने से पूछा जाए कि कितने ग्राम पेट्रोल के अंदर कितने ग्राम टेट्रा इथाइल मिलाया जाए या ब्रोमाइड मिलाया जाए या कुछ भी, जो बिटेक्स की बात की, बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन की बात करें, इन सब के जो मिश्रण मिलाया जाता है, कितने किलोग्राम, कितने लीटर में हम कितना मिलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रति लीटर पेट्रोल में जो टेल की मात्रा होगी वो 0.15 mm होगी, यानी 0.15 mm मात्रा के साथ कुछ इथाइल ब्रोमाइड मिलाकर आप और भी अच्छी तरह से अपस्फोटन कम कर सकते हो। ठीक है जी हाँ, मैंने क्या बात की आपसे कि यदि अपने से पूछा जाए कि कितने लीटर में कितना मिलाया जाए, तो प्रति लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 0.15 आपको टेट्रा इथाइल के साथ इथाइल ब्रोमाइड यदि मिला दिया जाए तो हम अत्यधिक
बहुत ही अच्छे ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपस्फोटन को हम कम कर सकते हैं और बहुत अच्छे ईंधन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। साधारणतया प्रति लीटर पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड की मात्रा 0.15 mm एवं इथाइल ब्रोमाइड मिलाकर बहुत हद तक अपस्फोटन को कम किया जा सकता है और अच्छे ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गए अपने पेट्रोल की बात। आज अपन ने सिर्फ पेट्रोल की बात कर ली अपन पेट्रोल। अब अपन बात करेंगे डीजल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? डीजल की बात करेंगे। पेट्रोल के बाद अपन डीजल की बात करिए। कुछ ऐसे टॉपिक थे जो पेट्रोल के अंदर जो आपको सबसे सही समझ में आना चाहिए था। बहुत ही बेहतर, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो आप बार बार रिवीजन करना है घर पे आपको, ताकि और अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ जाए। मुझे बहुत ही उम्मीद है, आशा भी आपसे कि आप बहुत ही अच्छे तरह से ये टॉपिक आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा और होगा भी। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनमें ये टॉपिक जरूर कहीं न कहीं एक समान विज्ञान के तौर पे, एक जनरल नॉलेज के तौर पे भी हम पूछ सकते हैं इनको, या पूछा जाता है दोस्तों। इनके लिए कोई सिलेबस तय नहीं होती है इस टॉपिक के लिए, कहाँ ये सिलेबस के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं। ये समान विज्ञान में, समान ज्ञान के अंदर भी हम पूछ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? कच्चा तेल भी कहते हैं, हम इसके रॉक ऑयल भी कहते हैं, हम इसे काला द्रव्य सोना भी कहते हैं दोस्तों। ये एक प्राकृतिक ईंधन होता है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी डिपार्टमेंटल की कि ये इसमें पूछेगी, इसमें पूछे। जितने भी पेपर आप देखोगे प्रीवियस क्लास की, प्रीवियस ईयर की, वो सभी किसी न किसी डिपार्टमेंटल के अंदर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे डीजल की। किसकी बात करेंगे? डीजल की। डीजल, डीजल की बात करें, डीजल एक प्रकार का तैलीय द्रव हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। क्या है? तैलीय द्रव हाइड्रोकार्बन है। यह एक प्रकार का तैलीय द्रव हाइड्रोकार्बन है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। आसवन से
प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डीजल के जलने से अनेक खतरनाक विषैली गैस निकलती है, जिनमें सबसे अधिक खतरनाक जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। डीजल के जलने से बात कर रहे हैं। गैस निकलती है, जिसमें सबसे प्रमुख ऑक्साइड, आंखों में जलन होना, श्वसन में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इन सब में सबसे खतरनाक साबित जो हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? आंख में जब चलते तो आंख में, जब रास्ते पे आप गाड़ी चलाते हो तो इन सब धुआं के कारण, जो वाहन से जो धुआं निकलता है वो सब धुआं के कारण, डीजल के जलने से, पेट्रोल के जलने से, इन सब से जो गंध निकलती है, जो धुआं निकलती है, उनसे आंखों में जलन होने लगती है। कैंसर भी हो सकता है, श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम भी होती है। ये सब क्रियाएं जो होती है किनके कारण होती है? इन सब के कारण होती है। प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है। और सबसे खतरनाक विषैली गैस निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इनके निकलने से हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो क्रियाएं होती है वो श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। सबसे श्वसन की क्रियाएं होती है, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम होती है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों पेपरों में कि डीजल के जलने के बाद जो अत्यधिक खतरनाक विषैली गैस निकलती है उस गैस का नाम क्या है? आपको बताना है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बताना है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये गैसें ना निकले, इस प्रकार की खतरनाक विषैली गैस ना निकले, तो हम इस गैस को ना निकलने के लिए क्या कर दें? तो इस डीजल को भी हम क्या कर सकते हैं? इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अत्यधिक अच्छे प्रकार के डीजल बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीटी डीजल। क्या कहते हैं दोस्तों? सीटी डीजल, जो डीजल की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है, बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण गैस निकलती, बहुत ही कम मात्रा में ये विषैली गैस निकलती, ना के बराबर ही माना जाए, जिसे हम कहते हैं सीटी डीजल। इनका सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों वो हम बाहर करते हैं, यूरोप वगैरह में करते हैं। अभी भी यूरोप वगैरह, हमारे देश में बहुत कम होती है इन गैसों का प्रयोग। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सीटी डीजल क्या है, तो सीटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के डीजल होते हैं वो यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, सीटी डीजल। इस प्रकार के डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें लो सल्फर यानी खतरनाक विषैली गैस की मात्रा बहुत ही कम होता है। खतरनाक विषैली गैस की मात्रा कम होता है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम होता है। आजकल इनका भी प्रयोग ज्यादा होता है। अब आ जाते हैं हरित डीजल, जिसको हम बायोडीजल गैस भी कहने लगे। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं बायोडीजल नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। आजकल अपने भारत में भी बहुत जगह छोटे छोटे स्टेशन खुल गए। इनसे भी एफिशिएंसी, दक्षता जो होती है बहुत अच्छा प्राप्त होता है। डीजल पेट्रोल वाले गाड़ी में आप आसानी से इसको भी डाल सकते हो। हरित डीजल बायोडीजल के नाम से प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। इनके छोटे छोटे स्टेशन भी गए। यह एक उच्च कोटि का डीजल होता है, जिनको हम कह सकते हैं कि इनको यूरो 4 मानक को मान्यता प्राप्त है इसको, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हरित डीजल। बायोडीजल के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों,
छोटे छोटे स्टेशन के रूप में ये हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। आने वाले समय में या 2021 जो चल रही है वो 2021-22 में और भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाले, और धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल का कम होने लगेगी। तो ये हरित डीजल है, उच्च कोटि का डीजल कहलाता है हरित डीजल। अब हम बात करेंगे एलपीजी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एलपीजी। एलपीजी को क्या कहते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। लिक्विड, किसकी बात करेंगे? लिक्विड। पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इनका हिंदी में यदि रूपांतरण किया जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब इस एलपीजी में हम सबसे आसानी से बात कर सकते हैं कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और ये किसके किसके मिश्रण होते हैं। यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। एवं घरों में रसोई गैस के रूप में हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। यह प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसे रसोई घर में सबसे ज्यादा प्रयोग करते होते हैं रसोई गैस के रूप में। इसे रसोई गैस के रूप में घरों में प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं भी देखते होंगे दोस्तों कि यदि थोड़ी सी मात्रा में यदि सिलेंडर वगैरह की या चूल्हे की यदि हल्की सी भी नोब ढीला होता है, रोटरी स्विच जो होती है उनको घुमाने से ऑन ऑफ करने वाली यदि हल्का सा भी ढीला रह जाता है, खुला छोड़ देते हैं तो गैस पूरे चारों ओर पूरे घरों में फैल जाती है और मुझे एहसास हो जाता, आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है, लीकेज हो रही है। तो यदि गैस लीकेज हो रहा है तो आपको आराम से आसानी से पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रही है। तो गैस लीकेज होने का जो मुख्य कारण वो क्या है? तो नॉब का खुला रहना या किसी प्रकार का पाइप फूट जाना या कोई हम ढीला छोड़ दिए स्विच को, इसके कारण। तो हमें तुरंत ही ऐसी तीक्ष्ण गंध निकलती है उससे जो हमें पता चल जाता है कि देखो गैस यहाँ पे खुला हुआ है। और भीषण जो होती है अपने आग लगने से या किसी प्रकार की दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं दोस्तों। उससे बचने के लिए हम उसमें ऐसा कौन सा गैस मिलाया जाता है, कौन सा यौगिक मिले जाते, पदार्थ मिले होते हैं जिनसे आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि देखो गैस निकल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एलपीजी के रिसाव की पहचान करने के लिए, एलपीजी के रिसाव की पहचान करने के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त, बहुत ही दुर्गंध युक्त, अति दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला देते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या होता है जिससे तुरंत तीक्ष्ण गंध निकलती है और हमें पता चल जाता है, नाक के पास आते हैं कि देखो गैस लीकेज हो रही है। उसका नाम क्या है? दुर्गंध युक्त पदार्थ जो उसमें मिलाए जाते हैं ताकि रिसाव हो गैस तो हमें आसानी से पता चल जाए, तो वो कहलाता मरकैप्टन। क्या कहलाता है दोस्तों? मरकैप्टन। एलपीजी के रिसाव की पहचान आसानी से किया जा सके
इसके लिए इसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। जिसे हम कैप्टन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मरकैप्टन। मरकैप्टन कहते हैं। ठीक है, ये रह गया एलपीजी के बारे में। ये प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। एक तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों, और इनमें यदि पूछा जाए कि एलपीजी के रिसाव की पहचान करने के लिए कौन से मिलाए जाते हैं दुर्गंधित पदार्थ, मरकैप्टन के नॉलेज रखते हो। अधिकतम इसका सबसे ज्यादा हम आजकल एलपीजी का प्रयोग करने लगे हैं। कहाँ? घरों में, रसोई घरों में, रसोई के रूप में, रसोई घरों में खाना बनाने के लिए हम एलपीजी का प्रयोग करने लगे। चलिए हम अब बात करेंगे सीएनजी का। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें प्रमुख रूप से क्या होता है दोस्तों? धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है इसमें सीएनजी। धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। कौन? सीएनजी। जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 80 से 90% की मात्रा में मीथेन गैस होती है। जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 80 से 90%, प्रमुख रूप से लगभग 80 से 90% की मात्रा में मीथेन गैस को हम मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। मीथेन गैस सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है इसका CH4। मीथेन गैस होती 80 से 90%। बाकी क्या होता है? ईथेन। क्या होता है दोस्तों उसमें? ईथेन। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और हवा से भी हल्की होती है और तथा सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। यह रंगहीन, गंधहीन, हवा से हल्की और कम प्रदूषण फैलाने वाली गैस है। कौन? सीएनजी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम उत्सर्जित करता है दोस्तों। नाइट्रोजन भी बहुत ही कम उत्सर्जन करता है। कितना कम? तो 70% कम उत्सर्जन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 87% लगभग कम उत्सर्जन करता है नाइट्रोजन, तथा और भी जैविक गैसों का लगभग 89%, बहुत, ये सब बहुत कम उत्सर्जन करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रदूषण फैलाने वाले गैस इनमें कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और जीवाश्म ईंधन भी है कुछ, लेकिन ये सारे बहुत ही कम बहुत लगभग 87% कम माना जाए है। और प्रदूषण तो फैल रही लेकिन बहुत ही कम। कितने प्रतिशत कम है ना कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें?
70%, नाइट्रोजन 87% और 89% जीवाश्म, ये सब कुछ कम उत्सर्जन करता है। कौन? सीएनजी गैस। सीएनजी का प्रमुख जो होती है वो कौन है? मीथेन है। लगभग इसमें 80 से 90% की मात्रा मीथेन गैस की होती है और बाकी किसके होते हैं? अपन हम कह सकते हैं इसमें एथेन भी मिला होता है दोस्तों। चलिए, तो आज अपन ने डिस्कस कर लिया सीएनजी की बात कर लिया अपन ने, इसके बाद अपन ने बात कर लिया एलपीजी की बात कर लिया, इन सब की डिस्कस कर लिया दोस्तों। चलिए आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, हम नए टॉपिक के नए सिले से बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।